नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवम। पिछले शनिवार को एक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था। नीट पेपर लीक, हफ्तों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आंसू गैस और आखिरकार एक चेहरा बदल दिया गया। पूरे देश में तालियां बजीं और कहा गया कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जीत गई। मैं भी वहां था और जंतर मंतर से निकलते वक्त मुझे 2 बच्चियां मिली। मैं रिपोर्ट में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी उनसे क्या बात हुई ये आपको सुनवाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमें पता चला था कि 10th का जो सिलेबस है वो अगले साल चेंज हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अब सीबीएसई है आईसीएसई? सीबीएसई। अच्छा। सीबीएसई का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा एंड इस साल 9th के साथ सेम चीज़ हुई है एंड द चिल्ड्रंस आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि जो 10th का सिलेबस था वो 9th में दे दिया गया है। जो 10th का सिलेबस था ना वो अब 9th में दे दिया गया है। सिलेबस बदला जा रहा है। हाँ, शायद से सिलेबस नेक्स्ट ईयर बोल रहे बदला जा रहा है। और ये जो ऑनलाइन चेकिंग हो रही है पेपर्स की, ये बहुत गलत है क्योंकि इस साल 10th की हुई थी और 12th का बोर्ड रिजल्ट बहुत बेकार आया था। इन बच्चियों ने खुद मुझसे बात की, लंबी बात हुई, लेकिन ये वो हिस्सा है जो मैंने आपको सुनवाया मेरी इस रिपोर्ट से जो जुड़ा हुआ है। इससे पहले 24 जुलाई को हैदराबाद के एक मंच से एक और आदमी बोल रहा था। शिक्षा मंत्री नहीं, मंत्रालय का कोई अफसर नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और उन्होंने जो कहा वो सुर्खियों में कहीं दब गया। सवाल ये नहीं है कि मंत्री कौन आया नया, सवाल ये है कि जब मंत्री बदलते रहते हैं, चुनाव आते जाते हैं, सरकारें गिरती बनती हैं, तो वो कौन है जो एक ही दिन के लिए किताब से, कमेटी से, कक्षा से बाहर नहीं जाता। आज हम आपको कोई थ्योरी नहीं बताएंगे, हम आपको वो दस्तावेज दिखाने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि पिछले 1 दशक में नर्सरी की किताब से लेकर पीएचडी की कमेटी तक एक पैटर्न किसने, कब और कैसे बिठाया। और आखिर में हम आपको वो भी दिखाएंगे जो इस कहानी का दूसरा पक्ष है। आपसे एक वादा कि आज की जो स्टोरी है उसमें वो कमेटी लिस्ट है, नाम दर नाम, संस्था दर संस्था, वो सीपीआईएम ने जो आरटीआई और सार्वजनिक रिकॉर्ड से निकाली, हम उस लिस्ट पर आएंगे। लेकिन पहले आपको वो टाइमिंग समझनी होगी जो इस पूरी कहानी को खोलती है। 2020 में बड़ा महत्वपूर्ण साल था। कोविड के वक्त नई शिक्षा नीति आई, एनईपी 2020, वही जिसका जिक्र जंतर मंतर पर कई छात्र आपको करते हुए मिले होंगे। तो इसे 34 साल बाद सुधार कहा गया था। बात सही थी, 86 की नीति सच में पुरानी पड़ चुकी थी, नई नीति 20 में आई। लेकिन असली सवाल नीति का मसौदा नहीं है, असली सवाल है उस नीति को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसे दी गई। यहीं से एक संगठन का नाम बार बार आता है, भारतीय शिक्षण मंडल। ये कोई नई एंट्री नहीं है, ये संघ से जुड़ा एक शिक्षा केंद्रित संगठन है जो दशकों से भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में वापस लाने की बात करता आया है। अब इनसे मिलिए, ये अनीता करवल है, 88 बैच की, गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी। ये सीबीएसई की चेयरपर्सन और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सेक्रेटरी रही। पीएम मोदी की बहुत करीबी मानी जाती हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी और शिक्षा विभाग में उनके साथ काम किया था। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें केंद्र में लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 20 का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे लागू करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। एक करियर ब्यूरोक्रेट हैं और यह ध्यान देने योग्य है कि एनईपी 20 में भारतीय भाषाओं, संस्कृति और इतिहास पर जो जोर दिया गया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा से जुड़े संगठनों जैसे विद्या भारती के सुझावों के काफी करीब है। और इस नीति को संघ की सहमति और सरकार के विजन के बीच बैलेंस बनाने का जो बेहतरीन काम किया गया वो अनीता करवल ने किया। अब जो नई टास्क फोर्स बनाई गई है मोदी जी की ओर से, उसमें ये अहम भूमिका में है जो परीक्षा लीक रोकेगी। अब 2020 में लौटी। जब एनसीईआरटी ने अपनी टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटियां बनाई तो एक स्वतंत्र दस्तावेजी पड़ताल में, जिसे बाद में सार्वजनिक भी किया गया, कमेटी के कई सदस्यों की प्रोफाइल में एक जैसा पैटर्न मिला। कोई सदस्य अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रह चुका था, कोई भारतीय समाज कार्य परिषद का महासचिव था जो खुद अपने बयान में मानता है कि वो भारतीय शिक्षण मंडल के संरक्षण में काम करता है, कोई संस्कृत भारती की वर्किंग कमेटी का प्रमुख रह चुका था। ये कोई गुमनाम आरोप नहीं है, ये वो जवाब है जो इन सदस्यों ने, इन मेंबर्स ने खुद पत्रकारों को दिए, अपनी पहचान छिपाए बिना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां पहला ओपन लूप में छोड़ता हूं, ये सिर्फ नामों की बात नहीं है। असली खेल इस बात में है कि इन नामों को किताब की भाषा और इतिहास के ढांचे में बदलने की छूट कैसे मिली, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं किताब की, बात करते हैं नाम की। 2023 में आया एनसीएफएससी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसे एनईपी 20 का ब्लूप्रिंट कहा गया। इसी फ्रेमवर्क के तहत क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की किताबें दोबारा लिखी गई।
23 से 26 के बीच चरण दर चरण अगर आप देखें, अब इसमें क्या बदला गया। क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल को आगे की क्लासों में धकेल दिया गया। इसकी जगह पर अब क्लास 7 में मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त वंश को ज्यादा गहराई से पढ़ाया जा रहा है। क्लास 8 की किताब से मुगल पतन और 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियों वाला अध्याय भी हटा दिया गया। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का आधिकारिक तर्क है कि यह सिर्फ रैशनलाइजेशन है, दोहराव हटाना, बोझ कम करना, और ईमानदारी से कहूं तो यह तर्क पूरी तरह से गलत भी नहीं। हर सरकार अपने दौर में किताबें बदलती है। यूपीए के दौर में भी एनसीईआरटी की किताबों में बड़े फेरबदल हुए थे, लेकिन क्या बदला से ज्यादा दिलचस्प है किस भाषा में बदला। एनसीईआरटी की क्लास 6 से 8 साइंस की किताब में एक आयुर्वेद पर एक पूरा अध्याय है जिसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के तौर पर पेश किया गया है, और जून 26 में खुद मोहन भागवत बेंगलुरु में 3 दिन के एक सम्मेलन में मौजूद थे जिसका विषय था NEP 20 को क्रियान्वित करना, भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण। इसी मंच से उन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल की नई वेबसाइट लॉन्च की और इसे छोटा उद्यम नहीं बल्कि एक बड़े सभ्यतागत मिशन से भागीदारी बताया। सोचिए कि एक निजी वैचारिक संगठन का प्रमुख सरकारी नीति के क्रियान्वयन को अपने संगठन का सभ्यतागत मिशन कह रहा है। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये उसी संगठन के अपने कार्यक्रम का आधिकारिक डेटा है, विवरण है। अब असली सवाल, ये सिस्टम काम कैसे करता है। पैटर्न बहुत सीधा है, नीति ऊपर से बनती है। NEP जैसे व्यापक ढांचे में जिसकी भाषा खुद इतनी लचीली है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव जैसे शब्द उसमें पहले से मौजूद है। फिर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिन कमेटियों को मिलती है उनमें सदस्यता का रास्ता अक्सर उन्हीं संगठनों से होकर गुजरता है जो दशकों से इस सभ्यतागत मिशन की भाषा बोलते रहे, और आखिर में कुलपति की नियुक्ति से लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की सलाहकार समितियों तक वही नेटवर्क एक दूसरे को संस्थागत निरंतरता देता है। ये पैसे का सीधा ट्रेल नहीं है, ये प्रभाव का ट्रेल है। पद, कमेटी सदस्यता, पाठ्यक्रम की भाषा पर नियंत्रण, यही वो मुद्रा है जिसमें ये लेन देन होता है। RSS खुद इसे छिपाती नहीं है। 24 में विजयादशमी के भाषण में मोहन भागवत ने खुले तौर पर कहा था कि कुछ ताकतें शिक्षण संस्थानों और बौद्धिक जगत पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, विचारों को तोड़ मरोड़ कर। यानी संघ का अपना नैरेटिव है कि शिक्षा पर कब्जे की लड़ाई असल में चल रही है, बस उनका दावा है कि वो बचाव पक्ष में है, हमलावर नहीं। यही वो जगह है जहां एक ईमानदार रिपोर्ट को रुकना चाहिए और पूछना चाहिए कि दोनों दावे एक साथ सच कैसे हो सकते हैं। अब दूसरा पक्ष, और इसे नजरअंदाज करना वाकई बेईमानी होगी, मैं चूंकि हर रिपोर्ट में दूसरा पक्ष देता हूं। NEP के समर्थकों का एक तर्क है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता शामिल। तर्क यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की पहचान NEP लागू करना रही। PM श्री स्कूल, IIT का विदेश विस्तार और 19 भाषाओं में प्रवेश परीक्षा जैसे सुधार, यानी ये आधुनिकीकरण है, भगवाकरण नहीं। उनका कहना है कि औपनिवेशिक काल की किताबों में जो एक तरफा नैरेटिव था उसे संतुलित करना कोई साजिश नहीं है बल्कि लंबे समय से लंबित सुधार है, और आंकड़ों के स्तर पर यह तर्क खारिज भी नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के बाद से आजाद 47 के बाद से दशकों में भी हर सरकार ने NCERT की किताबों में अपने हिसाब से बदलाव किए। यूपीए के दौर में भी इतिहास की किताबों को लेकर यही बहस, यही आरोप प्रत्यारोप हुए थे। पाठ्यक्रम किसका एजेंडा है, ये सवाल भारत में नया नहीं है, ये चक्रीय है। फिर डेटा कहां अलग खड़ा करता है इन चीजों को। यहां किसी और सरकार के दौर में किसी एक वैचारिक संगठन के प्रमुख ने सार्वजनिक मंच से खुद अपने संगठन के काम को सरकारी नीति क्रियान्वयन का सभ्यतागत मिशन घोषित नहीं किया था इससे पहले, इतने खुले और संस्थागत रूप में। पारदर्शिता की कमी नहीं, यहां समस्या है। समस्या यह है कि पारदर्शिता से जो सामने आया वो चयन की प्रक्रिया में विविधता की कमी दिखाता है, न कि सिर्फ आधुनिकीकरण। तो सवाल शिक्षा मंत्री का चेहरा कभी नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान बन गए, कोई और आ गया, नीट का पेपर लीक होगा, जांच बैठेगी, गुस्सा शांत होगा। लेकिन जो कमेटी किताब लिखती है, जो संगठन खुद को 100 साल के सभ्यतागत मिशन का हिस्सा बताता है, वो एक भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि वो चुनाव लड़ता ही नहीं। अगर आपके बच्चे की किताब में इतिहास का कोई अध्याय अचानक गायब हो गया है या किसी नए अध्याय की भाषा आपको अनजानी लगी है, तो ये चुप बैठने का समय नहीं है। NCERT की वेबसाइट पर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी की सदस्य सूची सार्वजनिक होती है। इसे आप पढ़िए, सवाल पूछिए,
और सवाल पूछेंगे तो जैसे शुरू में जिन बच्चियों से मैंने बात की वैसे ही जवाब भी आएंगे, क्योंकि व्यवस्था सवालों से डरती है और कमेटी भी सवालों से ही डरती है। जब जनता किताब से आगे कमेटी तक सवाल पूछना शुरू कर दे तो फिर जवाब भी उसके मिलते हैं। इन बच्चों ने जो सीबीएसई में पढ़ रहे थे, 10th में गए थे, जो बात कही उससे मुझे लगा कि जो टेक्स्ट बुक का एक हिडन खेल चल रहा है वो आपको बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करें।